हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट किया है जिसमें हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। इसके आगे के 6th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। वहां पे अभिषेक सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया और बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग इस न्यू बैच के अंदर आपके लिए पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। तो आप लोग बस बने रहना। वैसे पूरा चैप्टर्स जितने भी आपके सिलेबस के अंदर है 7th 8th 9th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा के रखा हुआ है। तो ये जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं ये आपके लिए नए वीडियो है, यानी फ्रेश तरीके से क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने 2-3 साल पहले ही आपके लिए सब चीज़ पढ़ा के रखा हुआ है। तो आज भी सारे वीडियोस वैसे के वैसे अवेलेबल है, तो आप उसको देख के भी पढ़ाई करते रह सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। तो आइए न्यू बैच का जो नया चैप्टर हमारा चल रहा था लॉ ऑफ मोशन का, उसका हम लोग एक और लेक्चर देखने वाले हैं जो कि है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे और ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत हम लोग करेंगे। शुरुआत करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, ठीक है? तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था द इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमने देखा था 3 हमारे फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेस थे। उन फॉर्मूलेस के ऊपर हमने डेरिवेशन किया, ये सब चीज समझ लिया था। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसको समझते हैं क्या होता है और उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे और चीज दैट इज न्यूटन लॉ वगैरह हम लोग सभी चीज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हम डेफिनेशन समझाते हैं व्हाट डू मीन बाय इट। अब देखो, सबसे पहले आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से अगर आप जानते होंगे, ध्यान देना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, जैसे मान लो कि यहां पे कोई पत्थर है और ये पत्थर को मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है और उस रस्सी का एक कोना मैंने पकड़ा हुआ है और पत्थर ऐसे लटक रहा है और फिर हम पूरी ताकत लगा के उसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो पत्थर जो होगा उस रस्सी के सहारे क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। बराबर घूमेगा पत्थर, गोल गोल हम घुमा रहे कंटिन्यू। जितना हम लोग तेज घुमाएंगे उतना तेज घूमेगा, जितना स्लो घुमाएंगे उतना स्लो घूमेगा। लेकिन एकदम स्लो घुमाएंगे तो पत्थर ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा, यानी लटक जाएगा रस्सी से। लेकिन अगर हम एक फोर्स से उसको ऐसे रोटेट करते रहेंगे तो वो कंटिन्यूस गोल गोल घूमेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड मेंटेन करके वही स्पीड से हम कंटिन्यूस उसको मूव करवा रहे हैं। और कभी भी अगर ऐसा होता है कोई भी मोशन अगर एक प्रॉपर स्पीड के साथ यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर उसी पर्टिकुलर मोशन में, सर्कुलर पैटर्न में, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमते जा रहा है तो उस सर्कुलर पाथ के उस सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए कहा क्योंकि उसका जो पाथ है, जो रास्ता है वो गोल है यानी सर्कुलर है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है? इसीलिए इस पूरे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही होगी, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद जो हमारा फेवरेट टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको भी हम लोग नजर डालते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारी बात की, ठीक है? अब ये जो ग्रेविटी था, ठीक है ना, ग्रेविटी जब इसने डिस्कवर किया, ग्रेविटी के बारे में सोचा, तो उसने ये भी देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में हो सकता है या फिर रेस्ट पे हो सकता है, जिसके हेल्प से हमने मोशन का, हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा कि मोशन मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक मोशन में। लेकिन उस मोशन के ऊपर उसने बहुत सारे थियोरी साबित किए और उन्हीं थियोरी में हमें 3 लॉ पढ़ना है। उसने 3 लॉ निकाला, दैट इज 3 लॉ ऑफ मोशन। तो कौन कौन से लॉ है हम लोग इसको देखेंगे, फटाफट से ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ध्यान देना बच्चा। तो वो कौन कौन से लॉ है, दैट इज देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन। कौन कौन से 3 लॉ है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। ये 3 लॉ हमें जो है वो पढ़ना है। अब ये जो न्यूटन के लॉ है ये क्या है, इसको एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर आप ध्यान दो, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ध्यान देना, इस चीज को समझो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये है क्या, ये क्या बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट इट्स रेस्ट पोजीशन। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं मान लो कि इस मार्कर को इसके ऊपर रखा हूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट पोजीशन में है और इन्हें स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी अगर मोशन में है, तब तक वो क्या होगा,
जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो रुकेगा नहीं या फिर ये चलेगा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एट इट्स रेस्ट पोजीशन, या फिर अगर वो मूव कर रहा है तो उस मूविंग पोजीशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इसका यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो जिंदगी भर रुका हुआ ही रहेगा जब तक कोई बाहर से उसके ऊपर फोर्स ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ के ऊपर एक मार्कर रखा हुआ है, अब इसको हाथ को भी अगर मैं ऐसे ही रखूं जिंदगी भर और मार्कर को उसको ऐसे ही रखूं तो जिंदगी भर ही ऐसे के ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कोई तेज हवा आ रही है, कोई भी फोर्स हो सकता है, मेरे हाथों से लग सकता है फोर्स, हवा के माध्यम से फोर्स लगता है, किसी भी तरीके से अगर फोर्स लग रहा है और उसके ऊपर वो आ रहा है तो जिसके वजह से क्या हो सकता है, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मूवमेंट में लाना है, अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है और उसको अगर मोशन में लाना है, तब क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब इतना फोर्स जो इसके फोर्स से ज्यादा हो, दैट इज अनबैलेंस हो गया ना वो, तो उससे ज्यादा हो तब ये मूव कर पाएगा। और सेम इसी का उल्टा, अगर कोई मूवमेंट में है, कोई चल रहा ऑब्जेक्ट है, कोई मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर मुझे रेस्ट पोजीशन में लाना है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ताकत यानी एक फोर्स वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स लगेगा, अगर या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको रुकाने के लिए एक फोर्स लगेगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? क्लियर? चलो यार अभी थोड़ा सा हम लोग ना, एक सेकेंड रुक जाओ आप। ठीक है, वेयर इज माई रिमोट? कोई बात नहीं बच्चा। तो यहां पे जो मैं आपको बता रहा था उसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। माफ करना मुझे, मैं रिमोट ढूंढ रहा था कब से। ठीक है, अभी मुझे मिल चुका है रिमोट और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया हुआ है एसी। ठीक है, मैं स्टार्ट करना भूल गया, सॉरी। ये पार्ट कट नहीं करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ये क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलता है इसको समझते हैं हम लोग। देखो अब इसका डेफिनेशन ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, तो इस तरीके से लिखो। एक सेकेंड। मोमेंटम, MOMENTEM, मोमेंटम, जिसको स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर पी से आप डिनोट कर सकते हो। तो मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज का मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी को नहीं पता था तो। मोमेंटम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक गाड़ी है, ठीक है ना, एक कार चल रही है, तो वो कार का वजन 500 किलो है, ठीक है, और वो जब स्पीड से चल रही होती है तो वो आपका स्पीड और खुद का वजन लेके चल रही होती है, तो उसको क्या मिल गया, एक मोमेंटम मिल गया। जैसे एक साइकिल है, एक साइकिल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसने किसी को ठोका, या फिर एक कार है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसने किसी को ठोका, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यानी कि जो टकराव है वो किसके वजह से होगा, साइकिल जो 50 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है कि एक कार जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर चल रहा है। तो ऑब्वियसली जवाब आपको पता ही है कि उसका सही जवाब है कि कार से ज्यादा इंपैक्ट होगा, यानी जोर से टकराव होगा कार से। क्यों? क्योंकि कार के पास वजन है, और वजन और वेलोसिटी दोनों मिल जाए तो एक बहुत बड़ा चीज क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मोमेंटम का मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एक डेफिनेशन जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन द्वारा हमें बताया गया है। तो क्या बोलता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर मैं बात कर लूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, यानी देखो यहां पे ध्यान से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा बच्चा, क्या रहेगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। जैसे हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, आपको याद अगर होगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग को पता है कि मोमेंटम का रेट चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv,
माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस है ना बीच में, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यानी m मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v होता है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, इसीलिए इसका मोमेंटम हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय v और ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल u अपॉन टाइम के लिए हम लोग t लिखते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों में m कॉमन है, तो अगर मैं इस m को कॉमन निकाल दूं और ब्रैकेट में लिख दूं v माइनस यू और नीचे t लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? इसको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में m है। तो मैथ्स का बेसिक सिंप्लीफिकेशन हमने किया कि m जो है कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहां पे भी m है, आप यहां पे भी m है, और v माइनस यू बच जाएगा अपॉन t हो गया। अब मुझे पता है v माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा a, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी होता है a, एक्सेलरेशन होता है। यहां पे ब्रैकेट बना के आप लिख सकते हो सिंस m माइनस यू अपॉन टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन a। ये यहां तक क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें मिल गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू m इंटू a। अब हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है न्यूटन के सेकंड लॉ का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जिसका वैल्यू आया m इंटू a, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया m इंटू a जो आया, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस देखो यहां पे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला m इंटू a, यानी m इंटू a जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, किससे प्रोपोर्शनल होगा? टू द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स यानी क्या होता है हमारे पास? F होता है, ठीक है। एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो भी मोमेंटम हो रहा होगा वो ऑब्वियसली फोर्स के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी की तरफ जो इंजन फोर्स लगाता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, तभी तो गाड़ी आगे जाती है ना, आगे चलती है गाड़ी। आप साइकिल चलाते हो तो आप पेडल आगे की तरफ मारते हो, तभी तो आप आगे के डायरेक्शन में बढ़ जाते हो। तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी उसी जगह होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको सीधा कर दूं F इज प्रोपोर्शनल टू ma लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। इसके आगे यहां पे देखो, अब मुझे पता है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, मैथ्स में हमने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है कि अगर कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमें रिमूव करना है वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे अगर मुझे f प्रोपोर्शनल के जगह पे लिखना है f इज इक्वल टू ma, अगर मुझे लिखना है, यानी प्रोपोर्शनल के हटा के मैंने इक्वल का साइन डाला, तो मुझे इस ma के साथ मुझे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे k नाम के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और k क्या है, यहां पे जो k का वैल्यू है k इज इक्वल टू 1 होगा, और ये क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू k के जगह पे 1 इंटू m इंटू a, तो 1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू a, यानी देयरफॉर f का वैल्यू हमें मिल गया f इज इक्वल टू ma। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वी कैन से द मोमेंटम। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला लॉ क्या बोलता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, याद रखो, दिमाग पे चलना चाहिए। कोई उठा के पूछ दे, टीचर बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बोल देना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक हिल नहीं सकता अपनी जगह से जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रुक नहीं सकता, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना। ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जब भी कोई भी फोर्स होगा उसका वैल्यू होगा उसका मास और उसका एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड एक और चीज हमें पढ़ना है जो कि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है एवरी एक्शन फोर्स हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, इसका मीनिंग समझ लो पहले। इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब यह था कि अगर आप कोई भी चीज के ऊपर एक फोर्स लगाते हो तो उसके बदले में हमें भी उतना ही फोर्स मिलेगा, बस उसका डायरेक्शन का फर्क रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, समझ लो मेरे पास एक बॉल होता, अगर यहां पे देखो मैं रखता हूं मेरे पास सब चीजें, लेकिन क्या होता है लेक्चर्स जब हम बनाने स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारी चीज बाद में आ जाती है। अब देखो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, इसी चालू करना भूल गया था, पसीने होने लगे, तब मुझे पता चला, रिमोट ढूंढने में टाइम लग गया, देखा कि नहीं बीच में हुआ था। सेम उसी प्रकार समझ लो कि मेरे पास एक बॉल होता, अगर अभी मेरे पास मैं इसके पहले जो वीडियोस हमने बनाए थे जब व्हाइट बोर्ड वाले, उसमें मेरे पास था, तो बॉल होता, आपके पास तो बॉल होगा, आप क्रिकेट खेलते होंगे,
टेनिस बॉल, रबड़ी बॉल, कुछ भी बॉल है, उस बॉल को आप दीवार पे मारो, आपके सामने एक दीवार होगा, उस पे मारो तो वो बॉल रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आप बोलोगे सर इसमें न्यूटन थर्ड लॉ का क्या काम है भाई, उसके वो रबड़ का बॉल है, दीवार पे जाएगा, चिपकेगा, इसके लिए आ गया। बट इसके पहले फिजिक्स काम करता है, इसके लिए फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल है। क्या रिस्पॉन्सिबल है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जितना ताकत लगाओगे वो ऑब्जेक्ट आप पे भी उतना ही ताकत लगाएगा, बस डायरेक्शन का फर्क रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना मुक्का ले लेना और दीवार पे एक पंच मारना, लेकिन ज्यादा जोर से मत मारना, चोट लग जाएगा। हल्का सा एक पंच मारो, ये दीवार है, दीवार के ऊपर मैंने क्या किया, पंच मारा। तो जैसे दीवार के ऊपर पंच मारूंगा तो वो दीवार भी हमारे ऊपर पंच मार रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पंच मार रहा है और तभी हमारा हाथ जो है वो दर्द कर रहा है। तो हमने जितना ताकत से मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना जोर से दीवार के ऊपर मारूंगा, उतना ही दर्द मुझे होगा, क्योंकि दीवार भी उतना ही फोर्स मेरे पे लगा रहा होगा। सेम अप्लाई होता है बॉल पे। बॉल को मैं दीवार पे फेंकूंगा, धीरे से फेंकूंगा तो वो मेरे पास भी धीरे से आएगा, लेकिन जितना कस के फेंकूंगा, जितना दम लगा के फेंकूंगा, उतना फटाक से मेरे पास दम के साथ बॉल आ जाएगा। देखा है कि नहीं? इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि आपने देखा है रॉकेट, आपने रॉकेट देखा होगा। कौन सा रॉकेट? ये रॉकेट देखा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं बच्चा। रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आसमान में उड़ाए जाते हैं टू लॉन्च द सैटेलाइट। ठीक है ना, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये रॉकेट भेजे जाते हैं और ये नीचे से आग निकलता है। आपने देखा है बड़े बड़े जब इसरो के प्रोजेक्ट्स आते हैं, चंद्रयान मिशन था, तो उसको रॉकेट बहुत बड़ा सैटेलाइट जैसा होता है, मतलब रॉकेट होता है, इसके ऊपर यहां पे ना सैटेलाइट रखा जाता है। ये आपका ऊपर के पोर्शन में क्या रखा जाता है, सैटेलाइट रखा जाता है। और ये रॉकेट जो होता है वो लॉन्च होता है और ये आसमान में जाता है, स्पेस में जाता है और अपना सैटेलाइट को छोड़ के आ जाता है, या फिर उधर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ना, रॉकेट। तो यहां पे चीज क्या हुआ, यहां पे मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही ये रॉकेट उड़ता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो होता क्या है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ एक्सप्लोजन होता है, यानी आग निकलती है। अब उसके पीछे बहुत सारे थियरी है जो हम 10th में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में कि वो क्यों होता है, कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन का लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, यानी आग जब निकल रही है, थ्रस्ट बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, THRUST, थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट नीचे की तरफ लगा रहा है, तो इतना ज्यादा हीट, प्रेशर और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जमीन की तरफ। ठीक है, तो जब जमीन के ऊपर उतना प्रेशर लग रहा होगा तो जमीन भी उसको उल्टा प्रेशर मारेगा। तो इसके वजह से होता क्या है कि रॉकेट को एक पुश मिलता है ऊपर जाने के लिए, और जब तक वो आग पीछे फेंकता रहेगा वैसे वैसे रॉकेट जो है उसको एक पुश मिलता रहेगा और वो आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे भी अप्लाई होता है कि जितना उसने प्रेशर नीचे की तरफ, फोर्स जितने नीचे की तरफ लगाया, उतना ही फोर्स उसको ऊपर ढकेल रहा है, अब थ्रस्ट बोलते हैं उसको, और वो आसमान में जाता है धीरे धीरे करके। दैट इज नथिंग बट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दैट इज लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो न्यूटन का तीनों लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो, ये आपको बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हमने मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हम लोग ने पढ़ा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा, उसी से डिराइव होता है ये एक फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। यानी मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 है, एक मास 2 है, m1 और m2 मान लो दो ऑब्जेक्ट है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली मास है तो एक स्पीड से आ रहा होगा, तो उसका एक मोमेंटम होगा। वैसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास है और वो एक स्पीड से आ रहा होगा, वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो इसका भी एक मोमेंटम है। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम टकराएगा। लेकिन जैसे ही हम टकराने की बात करते हैं तो उसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कभी भी याद रखना कि हर एक का एक वैल्यू होता है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड जो टोटल फाइनल मोमेंटम रहेगा, यानी जितना भी मोमेंटम फाइनल मोमेंटम था और जितना भी उसका इनिशियल मोमेंटम था, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। द वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब होता यह है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू
एक्टिंग बॉडी दैट टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका जो भी टोटल मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, यानी जैसे मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है और ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, तो जब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यानी दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड किए, जब आपस में टकराया, तो जो टोटल मोमेंटम पहले था, कोलिजन के पहले भी एक उसका मोमेंटम रहेगा बच्चा, करेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा भी एक तो मोमेंटम रहेगा ना, मैं अभी जीरो पे खड़ा हूं, वेलोसिटी मेरी स्पीड क्या है, जीरो है, ठीक है, तो मेरा मोमेंटम जीरो रहेगा। लेकिन जैसे मैं किसी पे टकराऊंगा जाके, तो टकराने के बाद मेरा फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक स्पीड को पकड़ा और मास तो मेरे पास है ही। तो यहां पे जो बोल रहा है कि भाई टोटल मोमेंटम जो कोलिजन के पहले जो रहेगा वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि हमने ऊपर भी देखा कि दोनों वैल्यू सेम होती है। तो मोमेंटम जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था, चाहे वो कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम था, दोनों के दोनों मोमेंटम का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इसको हम कैसे बता सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने समझा कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मास 1 है, एक ऑब्जेक्ट मास 2 लेके चल रहा है, यहां से भी उसकी एक स्पीड आ रही होगी, यहां से भी मास 2 के मतलब जो ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट उसकी भी स्पीड आ रही होगी। तो इनिशियली इसका जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, m1 u1, वैसे ही m2 u2 हो जाएगा जो मास 2 के लिए इनिशियल मोमेंटम है, मास 2 के लिए इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि हमको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास पहले ऑब्जेक्ट का m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1, पता है ना, मैंने आपको बता दिया। इनिशियल के लिए u रिप्रेजेंट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी के लिए v रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसके लिए u1 u2 रहेगा, v1 v2 रहेगा। तो m1 के लिए इनिशियल मोमेंटम m1 u1 और फाइनल मोमेंटम इसके लिए ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2। ठीक है, सॉरी m1 v1, माफ करना, m1 v1 ये हो जाएगा m1 का u1 के साथ तो इनिशियल हो गया और m1 का v1 के साथ फाइनल हो गया। ठीक है, वैसे ये m2 u2 है तो ये हो जाएगा m2 v2। समझ में आया? तो एक हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम मास 1 के लिए यानी ऑब्जेक्ट 1 के लिए, वैसे ऑब्जेक्ट 2 के लिए m2 u2 इनिशियल मोमेंटम और m2 v2 फाइनल मोमेंटम। तो उसी से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा और ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेना है, बाहर कर लेना है। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कि भाई इनिशियल मोमेंटम अगर रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम को प्लस किया, यानी m1 u1 और m2 u2। तो m1 u1 और m2 u2 को प्लस किया, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो वही बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम है यानी बिफोर कोलिजन वाला और आफ्टर कोलिजन वाला दोनों इक्वल है। तो इक्वल बताने के लिए मुझे टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब ऑब्जेक्ट 1 का भी इनिशियल मोमेंटम और ऑब्जेक्ट 2 का भी इनिशियल मोमेंटम प्लस करना। तो इसका ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1, और ऑब्जेक्ट 2 का इनिशियल मोमेंटम है m2 u2। तो इसके लिए हमने m1 u1 प्लस m2 u2 किया। उसी प्रकार ये इक्वल हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट 2 का जो है वो टोटल फाइनल मोमेंटम का, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। कैसे याद रख लोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1 और m1 v1 प्लस m2 v2। देखो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया बताते बताते, याद रखना m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब दोनों मास और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2, m1 u1 m2 u2, वैसे ही m1 v1 और m2 v2, ये आपको याद रखना है। और उसी के बेस पे हम लोग हमारे आगे के पार्ट को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में से। इसको हम लोग देखते हैं कैसा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स के बेस पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, ए बुलेट हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम। एक बुलेट होगा, ठीक है, बुलेट ऐसा ही दिखता है मान लो, ठीक है, ये क्या है, बुलेट है, ठीक है। अब ये जो बुलेट है उसका कोई मास है, तो मान लो बुलेट का मास जो है, मान लेता हूं मैं, बुलेट के मास को मैं मान लेता हूं m1, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें जो भी मास दिया रहेगा उसको आप केजी में ले लो। तो ये 10 ग्राम है, इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो मुझे पता है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, मतलब इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है यानी 10 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0 0 कट, ये हो जाएगा 0.01 केजी।
तो हमारा ये जो मास 1 है, यानी बुलेट का जो मास है, एक गोली का, बुलेट मतलब क्या होता है, बंदूक से निकली हुई एक गोली, तो उस गोली का वजन जो है 0.01 kg है मान लिया, ठीक है। विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बुलेट का जो स्पीड है वो दिया हुआ है आपको, यानी u1 दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें बोल रहा है इट पेनिट्रेट्स ए थिक वुडन प्लैंक, यानी जैसे वो गोली बंदूक से निकली तो सामने क्या रखा हुआ है, एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है, लकड़े का, समझ लो क्या रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है, वुडन प्लैंक रखा हुआ है। इसके ऊपर ये गोली जो है आके लगने वाली है, ठीक है। अब वो जो वुडन प्लैंक है उसका वजन दे रखा है इन्होंने, यानी मास 2 m2 उन्होंने दे रखा है, मास 2, इसका इसका वजन है, ये प्लैंक का वजन है, तो प्लैंक मास जिसको मैं मान लेता हूं m2, और इसका वजन दिया है 90 ग्राम, और इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे हमारे केजी में, तो 90/1000 करना पड़ेगा, तो ये 0 0 कैंसिल, 0.09 kg हो गया। तो मास 2 यानी प्लैंक का जो मास है वो हमें मिल गया। हमें बोल रहा है द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब जो प्लैंक था वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। इनिशियली जो है, जो प्लैंक है वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, समझ में आ गया। यानी जो प्लैंक का वजन है, सॉरी स्पीड है, वो क्या है, 0 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्यों पता है 0 हुआ, क्योंकि वो भाई रुका हुआ है ना। मान लो कि भाई इनिशियल तौर पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, बराबर। ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैं लूंगा u2, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, बुलेट के लिए मैंने u1 लिया, ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैं u2 लूंगा, जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 1 के लिए u1 v1 ये सब लेना है, और इसके लिए 2 लेना है, तो हमने u2 ले लिया 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रुका हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन में होता है, रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, तो उसको, उसकी जो स्पीड होती है वो 0 होती है, तो हमने ये मान लिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक, यानी बुलेट जो है जब वो प्लैंक के ऊपर लगेगा तो प्लैंक के साथ, क्योंकि बुलेट बहुत तेजी से आ रहा था, स्पीड से आ रहा था, तो जब वो इसके ऊपर वुडन प्लैंक के ऊपर जब लगेगा तो थोड़ा सा स्पीड वो अटेंड करेगा और थोड़ा दूर पीछे हट जाएगा, इस प्रकार से, यानी बोथ मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, जब हिट किया बुलेट ने, जब इसको हिट किया, जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी को जब शूट करता है तो थोड़ा सा क्या होता है, वो पीछे की तरफ जाता है, तो उसी प्रकार आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब शूट करोगे, बुलेट उसके ऊपर जब टकराएगा तो थोड़ा सा बुलेट की स्पीड के साथ वो पीछे की तरफ सरकेगा, ठीक है। तो उसी स्पीड को हम लोग को निकालना है, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ कि जो भी पहला जो ऑब्जेक्ट था, यानी पहला ऑब्जेक्ट कौन है, बुलेट, पहला ऑब्जेक्ट कौन है, बुलेट, तो बुलेट की जो फाइनल स्पीड रहेगी और जो प्लैंक जिसके ऊपर उसने टकराया उसकी जो स्पीड रहेगी, जब, क्योंकि प्लैंक के ऊपर जब बुलेट हिट हुआ तो दोनों साथ में जा रहे थे, तो ऑब्वियसली जो बुलेट की जो स्पीड थी और जो प्लैंक की स्पीड थी उस टाइम पे सेम रही होगी, तभी तो दोनों साथ में पीछे गए सर के। इसका मतलब जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, v की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो v1 और v2 के बराबर होगा, तो v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहां पे ध्यान देना, अब असली खेल यहां पे शुरू हो रहा है बच्चा। यहां पे वी नो द फॉर्मूला दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हमें फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी स्पीड के साथ किसी भी मास को लेके आ रहा होता है तो उसमें मोमेंटम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो द फॉर्मूला दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मेन फॉर्मूला बन जाता है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो चलो अब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। तो m1 मुझे पता है मास 1 ऑब्जेक्ट का कितना है, 0.01 kg, बराबर, मल्टीप्लाई बाय u1 है ना, ये m1 u1 मतलब m1 डॉट u1 होता है, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन होता है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है 1.5, यानी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। बीच में करना है प्लस, फिर m2 u2 है, तो यानी m2 मल्टीप्लाई बाय u2, तो m2 का वैल्यू कितना है भाई, m2 का वैल्यू है 0.09, तो डाल दो वहां पे 0.09 मल्टीप्लाई बाय u2 का वैल्यू कितना, अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ u2 इज 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में था, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, इज इक्वल टू m1 v1, तो m1, ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है, डालो, m1 का वैल्यू कितना है 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है भाई, v1 मुझे पता है क्या, v1 और v2 दोनों v के बराबर है, क्योंकि हमें निकालना है, तो v वैसे ही रहेगा, ठीक है ना।
इस v1 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया, क्योंकि दोनों के लिए जो v है वो सेम है। और फिर प्लस है m2 मल्टीप्लाई बाय v2, तो m2 कितना है भाई, m2 इज 0.09, तो वो भी लिख दो 0.09 मल्टीप्लाई बाय v2, और v2 का वैल्यू भी हमने v लिया हुआ है। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लो, तो आप कैलकुलेटर का सहारा मैं ले सकता हूं, आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, साइड में कहीं पे, यहां पे कैलकुलेटर है क्या मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो मैं अपने फोन में से करूंगा। ठीक है क्या, ऑल एप्स, कैलसी 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 कैलसी, चलो इसमें मुझे मिल रहा नहीं, क्योंकि देखो ये बोर्ड भी मेरे लिए भी नया है, जैसे मैंने आपके लिए नया बैच जब चालू किया तो ये ज़्यादा यूज़ मैंने किया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं आपके लिए दोबारा से जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं ढूंढ के रखूंगा पहले से, लेकिन अभी मैं फिलहाल में मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अपने मोबाइल का सहारा ले लूँ अच्छा कैलकुलेट करने के लिए, और मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, ऑल एप्स में भी देख लिया मैंने, देयर इज नो कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे कहीं है कैलकुलेटर, यहाँ पे कहीं है बच्चा, दिख रहा है आपको कहीं पे, दिख भी रहा होगा तो आप मुझे बता नहीं पाओगे ये वीडियो रिकॉर्डेड है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे फोन का सहारा ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फटा से, क्योंकि देखो मैं खुद से मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको टाइम चलेगा तो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हटाओ, देखो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 0 आता है ऑटोमेटिकली, 1 1 1, 1 0 0, 1 0। ठीक है, 5 प्लस होता है ना ये सब, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 0। अब ये इसके बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ये 1 नंबर के बाद, मतलब 2 और ये 1 3 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो 0.015, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 0.015। ठीक है, यहां तक क्लियर, इसको मिटा दो, या फिर साइड में कहीं पे आपने रफ किया होगा तो छोड़ देना। वैसे 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0, तो कोई भी चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनता है, इज इक्वल टू ये 0.01। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखो अगर आप ध्यान से, ये यहां पे भी v और यहां पे भी v है, मतलब दोनों में v कॉमन है, तो अगर मैं v कॉमन निकाल दूं तो ये 0.01 प्लस 0.09 हो जाएगा, और इसके कॉमन में निकल जाएगा v। समझ में आया मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये 0.015 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0.015 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये 0.01 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा, देखो करके देखो, नहीं आता है ना करके देखने का, 0.09 प्लस 0.01, 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 0, ठीक है, 0.10, तो 0.10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या है उसके साथ में v। ठीक है, समझ में आया बच्चा यहां तक। अब मुझे पता है एक चीज कि हमें निकालना है v का वैल्यू, तो v इज इक्वल टू 0.015 जो था, ये 0.10 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 0.10, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, क्या हो गया ये 0.15। अब ये आप देखोगे तो कैसे किया मैंने, मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। देखो इस नीचे में पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा, पॉइंट इधर से रख जाएगा तो ये बन जाएगा 1.5। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है 0.1 है ना, 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 10, तो v इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो हमने ये फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दी है बड़े आसानी से। तो 0.15 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर आया, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो इस तरीके से आपके सामने हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द फॉर्मूला दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड उसके बिना पे हम लोग ने इसको पूरा अच्छे से एनालाइज किया और आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है कंप्लीट। और फाइनली इसी के साथ ये बेहतरीन सा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।